हाय मेरे प्यारे साथियों, एक नए वीडियो पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के करंट से मतलब विद्युत धारा से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में जानेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है विद्युत धारा से जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पढ़ना चालू करते हैं पहले प्रश्न से। और यहां पर दिया हुआ है, देखिए, कहता है कि दो बल्ब है आपके पास और दोनों बल्ब को, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। मतलब दो बल्ब आपको दिए गए हैं और उन दोनों बल्ब को किस प्रकार आप जोड़ेंगे ताकि जो है ज्यादा रोशनी मिलेगा, ज्यादा रोशनी प्राप्त होगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जैसे दो बल्ब आपको दिए गए और दोनों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए कहे और दोनों को समानांतर क्रम में, दो क्रम में जोड़ने के लिए कह रहा है, एक को श्रेणी क्रम में, दोनों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़िए, एक बार समांतर क्रम में जोड़िए और जोड़ने के बाद दोनों से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। सबसे ज्यादा रोशनी कब मिलेगी, जब दोनों बल्ब को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब, या दोनों बल्ब को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब। किस अवस्था में, किस स्थिति में दोनों बल्ब से जो है ज्यादा रोशनी प्राप्त होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, आप देखते होंगे कि आपके घर में जितने भी मरकरी या बल्ब, ट्यूबलाइट जितने भी लगे हुए एलईडी बल्ब, सब जो है समानांतर क्रम में जुड़े हुए थे और समानांतर क्रम में जुड़े होने के कारण ही ज्यादा रोशनी आप लोग को एक रूम में एक बल्ब लगा देने पर रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। लेकिन यदि उन सारे बल्ब को, मतलब अपने घरों में जितने भी सारे बल्ब हैं, उसको यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उतनी रोशनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि धारा एक ही प्रवाहित हो रही है और सभी में बट कर करके जो है अलग अलग जा रहा है ना। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि 1 रुपया ही है और 1 रुपया में जितने भी बल्ब और सारा चीज है, मतलब जितने बल्ब आपके घरों में लगा वो सब में बांटना है। तो सिमिलरली उसी प्रकार से है कि समानांतर क्रम में, मतलब अपने घरों में समानांतर क्रम में जब किसी बल्ब को जोड़ेंगे तो वो ज्यादा रोशनी देगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 2। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यदि कूट की बात करें तो कूट क्या हो जाएगा, केवल बी, मतलब बी से यहां ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ दो में अधिक रोशनी प्राप्त होगा, बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए कहां पूछा हुआ है, तो ये पूछा हुआ है यूपीआरओ और एआरओ दोनों एग्जाम में प्री 2021 का प्रश्न है, बहुत ही ताजा प्रश्न है। तो बिहार के लिए तो खास इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ यूपी के लिए भी, और यदि कहीं यूपी के लिए खास इंपॉर्टेंट है तो बिहार के लिए भी। तो इन दोनों राज्यों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए साइंस का सिलेबस साइंस होता है, चाहे वो बिहार में पूछा जा रहा हो, यूपी में पूछा जा रहा हो, कहीं भी पूछा जा रहा हो या आरएस में पूछा जा रहा हो, सारे जगह सिमिलर प्रश्न होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा यदि हम लोग करें, नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट, अरे यार बार बार ऐसा क्यों हो जा रहा है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करें। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि यहां देखिए आरओ और एआरओ प्री 2017 का प्रश्न है। और सबसे पहले हमने आपको यही वादा किया है कि हर प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद करिए, आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास है। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कौन सा जो है युक्ति आधारित है। तो डायनमो और विद्युत धारा, विद्युत मोटर, दोनों जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। दोनों जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है और दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होकर ही कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला दिया हुआ है क्या, कहता है, हाँ देखिए, बहुत ही किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा और न्यारा प्रश्न है। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम में चले जाएं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास प्रश्न है। क्या है प्रश्न, तो यहां पर दिया हुआ है कि डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो किसको किससे परिवर्तित करेगा, तो डायनमो जो है
उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। विद्युत ट्रांसफार्मर ऐसा करता है, डायनेमो नहीं, ट्रांसफार्मर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? नहीं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बिल्कुल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत ये डायनेमो, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है, कहता है कि टरबाइन व डायनेमो से दिया हुआ है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, है ना। टरबाइन से यदि आप बिजली प्राप्त करते हैं या डायनेमो से बिजली प्राप्त करते हैं तो दोनों से किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, मतलब किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, टरबाइन और डायनेमो से जब बिजली प्राप्त करना हो तो मैकेनिकल ऊर्जा को हम लोग किसमें मैकेनिकल ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और तब जाकर के हम लोग को मैकेनिकल ऊर्जा कहने का मतलब, मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब क्या हुआ? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में टरबाइन और डायनेमो जो है बदलता है। चलिए, बीपीएससी प्री 2000 का प्रश्न है। सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप जो है गौर से केवल सारे प्रश्न को देखते चलिए। देखिए, सारे प्रश्न पूछे हुए लेकर आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है। कहता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। हाँ, अभी हम लोग पढ़े कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलता है। और यांत्रिक ऊर्जा, यहां पर दिया हुआ है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करेगा? डायनेमो करेगा, ट्रांसफार्मर करेगा, या इंडक्टर करेगा, या विद्युत मोटर करेगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए देखिए, उत्तरांचल पीसीएस प्री 2005 और यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है सारे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, कहता है कि यहां पर दिया हुआ है क्या कि विद्युत मोटर में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। गलत, अभी हम लोग पढ़े भी हैं। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, ये भी गलत। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, किसमें बदलेंगे? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेंगे, ये बिल्कुल सही प्रश्न है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए, सिमिलर प्रश्न है, कहीं कुछ पूछा कहीं कुछ पूछा, तो प्रश्न थोड़ा सा आगे पीछे कर करके पूछ रहा है, लेकिन सेम जो है सबका जो है उत्तर सेम ही लगभग है ना। तो विद्युत मोटर बदलता है किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? तभी हम लोग पढ़े, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में टरबाइन बदलता है और डायनेमो बदलता है। दो चीज, टरबाइन और डायनेमो। चलिए नेक्स्ट की बात करें, अगले प्रश्न की। अगला देखिए, बीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। देखिए, सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है यहां पर दिया हुआ है कि ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, क्या कहलाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। बैटरी कहलाएगा, मोटर कहलाएगा, जनरेटर कहलाएगा, या गतिमान कॉइल मीटर कहलाएगा? क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बैटरी। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मोटर बैटरी, यहां पर सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कहता है मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टता समानता 12 वोल्ट की होती है, बिल्कुल 12 वोल्ट की होती है। प्रयुक्त विद्युत अपघट
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में, विद्युत अपघट के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है? नहीं, यहाँ पर विद्युत अपघट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। इलेक्ट्रोड शीशा व ताम्र का होता है, ये भी गलत है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, हाँ बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। तो यदि कहें हम, थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है 1 सही हुआ और 4 सही हुआ, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। चलिए, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्री 1999 का प्रश्न है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया हुआ था कि मोटर कार में जब बैटरी प्रयोग करते हैं, मतलब हम लोग अपनी 4 व्हीलर में जो बैटरी प्रयोग करते हैं उसमें जो है 12 वोल्ट की वो बैटरी होती है, बिल्कुल ये भी सही था। और धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, ये भी सही है। लेकिन प्रयुक्त विद्युत अपघट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है? नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है ना, जिसमें 35% सल्फ्यूरिक अम्ल और 65% जल होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कहता है, यहां पर दिया हुआ है थोड़ा सा और, इसको हम दिया हुआ है क्या कि यहां पर दिया हुआ है कि फैराडे स्थिरांक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है? नहीं, फैराडे स्थिरांक जो है इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। फिर कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट में परिवर्तित विद्युत धारा पर निर्भर करता है? ये भी नहीं। विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है? ये भी नहीं। सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो फैराडे स्थिरांक जो है सार्वभौमिक स्थिरांक है, और फैराडे स्थिरांक का मान जो है, पहले ही जान लीजिए कि फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है, और इसका मान जो होता है, फैराडे स्थिरांक का मान जो होता है कितना होता है? 96500। यहाँ पर 1 नहीं, इसको 6 मानिए, 96500 ओम प्रति ओम, है ना, कूलॉम प्रति ओम। कूलॉम प्रति ओम जो होता है, इसका क्या होता है? कूलॉम प्रति ओम। ओम का ऐसा सिंबल होता है ना, ऐसे कूलॉम प्रति ओम। तो फैराडे स्थिरांक का मान 96,500 कूलॉम प्रति ओम होता है, और 1 फैराडे का मान है इतना। और फैराडे स्थिरांक जो है सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक को हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। फिर कहता है नेक्स्ट, कहता है कि निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। आज हम लोग लिथियम बैटरी का प्रयोग करते हैं, है ना, लिथियम बैटरी का, जो एक बार चार्ज करने के बाद फिर से रिचार्ज किया जा सकता है, रिचार्जेबल होता है। तो सिमिलरली उसी प्रकार से जो होता है निकेल कैडमियम, मतलब निकेल का सिंबल दिया हुआ है Na और Cd है कैडमियम का संकेत, है ना। तो निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग हम लोग कैलकुलेटर में करते हैं, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी करते हैं, और ट्रांजिस्टर में भी करते हैं। तो इन सारे के सारे उपकरणों में निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की। अगला दिया हुआ है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है, कितना होता है आप बताइए। तो ये देखिए RAS और RTS प्री 2007 का प्रश्न है। RAS करने का मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, कितना होता है? तो ये होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो जलते हुए विद्युत बल्ब का तापमान सामान्यतः 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, कहता है कि 3 पिन, हाँ हम लोग जो मोबाइल चार्ज करते हैं 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। जो मोबाइल चार्जिंग जो होता है, मोबाइल चार्जर या और भी कुछ ऐसा होते हैं, जैसे आयरन वगैरह में जो होता है 3 प्लग वाला हम लोग पिन यूज करते हैं, है ना, 3 पिन वाला।
तो 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो देखिए उसमें 3 पिन होता है, कौन कौन? एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, और यहाँ पर एक बीच में होता है बड़ा पिन, है ना, इसको कहते हैं। तो ये जो होता है लाइव तार से जो मेन दाहिने तरफ का पिन जो होता है चार्जर में, दाहिने तरफ का पिन वो मेन तार से जुड़ा होता है ना, पॉजिटिव से, और इस तरफ जो होता है नेगेटिव कहिए। हालांकि जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेता है, गर्म ठंडा लेता है। तो गर्म तार से जुड़ा होता है दाहिने वाला पिन, ठीक है, और उदासीन जो होता है बाएं वाला से। जबकि सबसे लंबी पिन जो जुड़ा होता है वो अर्थ तार से जुड़ा होता है। किससे? अर्थ तार से, याद रखिएगा। तो 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो किससे जोड़ना चाहिए? तो आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। किससे? आधार सिरे से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आधार सिरे करने का मतलब अर्थ वायर से, अर्थ बेस से जोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? जब अतिभारण होता है, मतलब जब कभी कभी वोल्टता बढ़ती है, तो वो उसी के माध्यम से, अर्थ वायर के माध्यम से जाकर के पृथ्वी में भू संकर्पित हो जाता है और जलने से बच जाता है ना। जो हम लोग घरों में जो विद्युत उपकरण यूज करते हैं, विद्युत मोटर है, या हम लोग कहें फ्रिज है, टीवी है, एसी है, ये सारे के सारे के लिए 3 पिन का उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ा पिन जो होता है भू संकर्पित पिन होता है, मतलब भू संकर्पित तार से जुड़ा होता है, अर्थ तार से जुड़ा होता है, आधार तार से जुड़ा होता है, ताकि जब कभी भी वोल्टता घटाव बढ़ाव हो, तो जब आवश्यकता से अधिक वोल्टेज आए तो वो जाकर के पृथ्वी में भू संकर्पित हो जाए और उपकरण जलने से, खराब होने से बच जाए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट दिया हुआ है, कहता ये भी हम लोग अभी देख लिए। अगला दिया हुआ है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, मतलब अर्थ वायर का उपयोग क्यों करते हैं? इस प्रश्न का कहने का सेंस ये है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्यों करते हैं? खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, ये भी नहीं, सुरक्षा के लिए, या फ्यूज के रूप में। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? खर्च को कम करने के लिए नहीं, खर्च तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, ये भी नहीं, सुरक्षा के लिए हम लोग जो है विद्युत उपकरणों में अर्थ वायर का उपयोग करते हैं, ताकि सुरक्षित हो, हमारे जितने भी विद्युत उपकरण हो वो क्या हो जाए? सुरक्षित हो जाए। मतलब जब वोल्टता ज़्यादा हो, अभी हमने बताया कि जब वोल्टता ज़्यादा होती है तो वो जा करके विद्युत भू संकर्पित हो जाता है, मतलब भूमि में जा करके समाहित हो जाता है, और हमारे विद्युत उपकरण जो है जलने से बच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला दिया हुआ है कि आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे होते हैं। क्या होंगे? समान आवेग के, समान धारिता के, समान प्रतिरोधकता के, या समान विभव के। तो आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। कब? जब वो समान विभव के होंगे। किसका? समान विभव के होगा, तब जो है उन दोनों से विद्युत धारा जो है, 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा कभी प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि दोनों में समान विभव है। तो किसी को जरूरत है ही नहीं। जैसे मान लें कि आप 2 गिलास लीजिए और दोनों गिलास में पानी ऊपर तक लबालब भर दीजिए, है ना। तो बताइए किस गिलास में और पानी डालना चाहिए? किसी गिलास में नहीं, क्योंकि गिलास में हटेगा ही नहीं, पूरा लबालब भरा हुआ है। तो जब 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा समान होगी और विभव भी समान होगी, तो उससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, याद रखिए कि जब 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। कब? जब दोनों का विभव समान होगा। चलिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि I बराबर V बराबर I होता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला दिया हुआ फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है
है ना। और फ्यूज किसका बना होता है? सबसे पहले तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि फ्यूज बना किसका होता है, फ्यूज किसका बना होता है। तो फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत यांत्रिक प्रभाव पर, विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर और विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो फ्यूज का सिद्धांत जो होता है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए। और फ्यूज जो होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होता है। फ्यूज जो होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ है, हाँ देखिए अभी आ भी गया। कहता फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता है निम्न प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक, नहीं। निम्न प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, ये भी नहीं। उच्च प्रतिरोधक और निम्न गलनांक, ये सही है। ऑप्शन नंबर अभी हमने इससे पहले बोल भी रहा था कि फ्यूज जो होता है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधकता होता है और निम्न गलनांक होता है। मतलब गलता कम है, गलता जल्दी है और प्रतिरोध ज्यादा करता है। और फ्यूज जो होता है हमारे घरों में उपयुक्त होने वाले विद्युत उपकरणों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसका उपयोग किया जाता है। मतलब उन सभी को बचाने के लिए जब वोल्टता बढ़ती है तो गलनांक निम्न होने के कारण वो जल्दी गल जाता है और घरों में विद्युत सप्लाई होना बंद हो जाता है और हमारे जितने भी विद्युत उपकरण हैं नष्ट होने से बच जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो है एग्जामिनर मतलब जो क्वेश्चन सेटर है, जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनके भी दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब ये पूछते हैं कि उच्च फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है तो कैसी होती है? उच्च प्रतिरोधक होता है, शक्ति होता है और निम्न गलनांक होता है। उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फ्यूज जो होता है किससे किससे मिलकर बना होता है? इन दो धातुओं के मिश्रण से बना होता है। अगले प्रश्न, अगला कहता है विद्युत के बल्ब का तंतु बना होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। सारे एग्जामों में प्रश्न आते हैं। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, मतलब फिलामेंट जो बना होता है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का संकेत क्या होता है? तो टंगस्टन का संकेत होता है W। ये भी पूछता है, याद रखिएगा। तो बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का, है ना। और इसका संकेत क्या होता है? W होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, सबसे ज्यादा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी होता है। कौन होता है? चांदी होता है। उसके बाद कॉपर, उसके बाद लोहा और तब एल्युमिनियम, तब लोहा। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? चांदी है। चलिए आगे बात करते हैं। याद रखिएगा बहुत बार ये प्रश्न जो है एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि हैलोजन का तंतु किसका? हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। कौन? टंगस्टन एवं आयोडीन का, टंगस्टन एवं ब्रोमीन का, टंगस्टन एवं सोडियम का, मॉलिब्डेनम एवं सोडियम का। तो हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? तो हैलोजन लैंप का तंतु जो बना होता है टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। टंगस्टन कहने का मतलब टंगस्टन कहें तो W और सोडियम कहें तो N है। इन दोनों का मिश्र धातु होता है कौन? हैलोजन लैंप। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला दिया हुआ है, कहता है कि घरेलू विद्युत तार का स्थापन मूल्यता है। मतलब प्रश्न का कहने का सेंस क्या है कि घर में जो हम लोग विद्युत तार उपयोग करते हैं, जो हम लोग उसको वायरिंग करते हैं, तो घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किस में होता है? श्रेणी क्रम में होता है या समांतर क्रम में? तो जितने भी घरेलू विद्युत तार मतलब घर में जो वायरिंग किया जाता है वो सब जो होता है समानांतर संबंधन में होता है। अभी हमने पढ़ाया भी था, बोला भी पिछले प्रश्न में कि हम लोग जो विद्युत बल्ब उपयोग करते हैं घरों में वो समांतर क्रम में होता है। और समांतर क्रम में इसलिए उसको हम लोग रखते हैं
ताकि हम लोग को वो पर्याप्त मात्रा में रोशनी दे, उपलब्ध करा सके। जब उसी को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो पर्याप्त मात्रा में हम लोग को रोशनी नहीं मिल पाएगा, है ना। सिमिलरली जैसे देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये आप देखिए, इससे जो है पानी हम प्रवाहित कर रहे हैं इस नली से, और इसमें कई जगह हम आपको छिद्र कर दें, यहां भी छिद्र कर दें, यहां भी छिद्र कर दें, यहां भी छिद्र कर दें, ठीक है। तो बताइए कि सबको समान रूप से पानी मिल पाएगा? नहीं। जो नजदीक है, जहां से मान ले पानी का स्रोत है, यहां से पानी जा रहा है, तो ये ज्यादा पानी निकालेगा, ये उससे थोड़ा कम निकालेगा और इससे थोड़ा कम निकालेगा। तो सिमिलरली इसी प्रकार से हो जाता है कि जब एक ही विद्युत तार से, एक ही तार से कई बल्ब को आप जोड़ देंगे तो सब श्रेणी क्रम में जुड़ गया और सब में जो है विद्युत धारा बट गया, तो ज्यादा रोशनी तो दे नहीं पाएगा। तो घरों में जो हम लोग विद्युत वायरिंग करते हैं वो किस क्रम में करते हैं? तो समानांतर संबंधन में करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है कि घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण प्रयुक्त तार है। कौन सा तार होता है? 3 तार प्रयोग किया जाता है, लाल, हरा और काला, 3 तरह के। तो लाल तार जो होता है जीवंत तार होता है, लाइविंग वायर होता है, लिविंग वायर, मतलब कहने का मतलब उससे मेन करंट प्रवाहित होता है। काले तार से यदि बात करें तो वो उदासीन न्यूट्रल से जुड़ा होता है, न्यूट्रल वायर है ना। और यदि हरे की बात करें, ग्रीन की बात करें, तो ग्रीन वायर जो होता है भू संकल्पित तार से जुड़ा होता है, अर्थ वायर से जुड़ा होता है। किससे? अर्थ वायर से। अभी हम लोग पीछे चर्चा भी किए। तो घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण प्रयुक्त तार है उदासीन तार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है मानव शरीर शुष्क है, भींगा हुआ नहीं है, कि विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की कोटि क्या है? जब मानव शरीर सूखा हुआ है, भींगा हुआ नहीं है, तो उसके प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो मानव शरीर का प्रतिरोध का मान होता है 10 के पावर 4 ओम। कितना? 10 के पावर 4 ओम के बराबर होता है मानव शरीर का प्रतिरोध। या कहीं कहीं देखिएगा ऑप्शन नंबर 10 के पावर 5 भी देता है। तो 10 के पावर 4 कहें या 10 के पावर 5 कहें, दोनों में से कोई भी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 के पावर 4 ओम का। और हम लोग जानते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और ओम का सिंबल कैसे होता है? तो ओम का सिंबल होता है, ओम का ऐसे सिंबल होता है ना, ऐसे याद रखिएगा। तो मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 10 के पावर 4 ओम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि कहता है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ सोडियम, नियोन के साथ सोडियम, आर्गन के साथ मरकरी वेपर, नियोन के साथ मरकरी वेपर। तो मेरे प्यारे साथियों, सामान्यतः ट्यूबलाइट में जो होता है आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा होता है। कौन? मरकरी वेपर। आर्गन के साथ ट्यूबलाइट में मरकरी वेपर भरा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दिया हुआ है, कहता है कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, या 80% ऊष्मा की हानि होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर दिया हुआ है कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब विद्युत जो है गति में परिवर्तित होता है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को आप गौर से देखिए,
अभी इलेक्ट्रिक चल रहा है, अभी इसमें एक 2 वीडियोज और मिलेगा, है ना, तब जाकर के ये चैप्टर समाप्त होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।